हे व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं ईशान सिद्दीकी और आज के इस वीडियो में मैं तलाक, घरेलू हिंसा सेक्शन 498 के केस में कानूनी पैंतरे बताने वाला हूं। दोस्तों 498A ये जब बनाया गया था तो ये पत्नियों को सिक्योर करने के लिए बनाया गया था ताकि उसके ससुराल वाले और उसका पति उसके ऊपर जुल्म न कर पाए। लेकिन आज के समय में 498A केस में 80% केसेस फेक होते हैं और इनका मकसद सिर्फ पतियों को लूटना और अपने ससुराल वालों को परेशान करना होता है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 498A के केस में ऐसे कानूनी पैंतरे बताने वाला हूं कि जिनको अपना करके आप अपने केस को काफ़ी पावरफुल बना सकते हैं और अपने केस को आप मजबूत बना सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में मैं पत्नियों के लिए कोई कानूनी पैंतरा नहीं बताने वाला, क्योंकि पत्नियां तो 498A में आप पर केस दायर करेगी। मैं इस वीडियो में सिर्फ पतियों के लिए कानूनी पैंतरे बताऊंगा जिससे कि पति अपने आप को बचा सके और अपनी फैमिली को बचा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, महिला थाने में जब भी आप जाएं तो आपको शिकायतकर्ता के साथ परिसर में नहीं घुसना चाहिए। हमेशा उससे 5 मिनट आगे या उससे 5 मिनट पीछे ही आपको प्रवेश करना चाहिए। बाहर निकलते वक्त भी इसी प्रकार से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपको किसी और शहर के महिला थाने में जाना हो तो अपने किसी मित्र को अपने साथ ले जाएं। हमेशा महिला थाने में जाते समय अपना मोबाइल टेलीफोन अपने साथ ले जाएं और उसको चालू रखें। ज़रूरत की दवाइयाँ भी अपने साथ ले जानी चाहिए और कोई कीमती वस्तु आपको बिल्कुल भी साथ में नहीं रखनी चाहिए। यहाँ तक कि आपका जो टेलीफोन है, जो मोबाइल फ़ोन है, वो भी आपको बहुत सस्ता ही रखना चाहिए। आपको निडर होकर बात करनी चाहिए और चीखने चिल्लाने या लड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपनी पत्नी को अपने ऊपर हमला नहीं करने देना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आप अपनी 498A पत्नी से दो चार होंगे तो कोशिश करें कि आपकी माता या आपकी बहन आपके साथ रहे। लेकिन अगर किसी कारण से आपकी माँ या आपकी बहन आपके साथ नहीं होती है तो इसका ये मतलब नहीं है आपकी पत्नी को आप पर हमला करने की छूट मिल जाती है। अगर वो ऐसी कोई बेवकूफ़ी करती है तो आपको तुरंत शोर मचाकर भीड़ को इकट्ठा कर लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अदालत में अपने किसी गुप्त शत्रु को अपनी ओर से गवाह बनाने की गलती ना करें। सभी तारीखों पर जाने की कोशिश करें। अपनी कानूनी लड़ाई के दौरान जिन भी लोगों से मिलना पड़े उन्हें सिर्फ उतनी ही जानकारी देनी चाहिए जितनी ज़रूरी हो, उससे अधिक हरगिज़ नहीं देनी चाहिए। अपने माता पिता को वकीलों, अदालतों की ओर से भाग दौड़ से बचाना चाहिए। ये सारे काम आपको खुद ही करने चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अगर आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध गंभीर किस्म के बेबुनियादी आरोप लगाए हैं तो आप भी उस पर गंभीर और बेबुनियादी आरोप लगाएं। अगर उसने आपके 2 रिश्तेदारों को कानूनी कीचड़ में घसीटा है तो आप ये कीचड़ उठाकर उसके 8 रिश्तेदारों पर फेंक मारे। वे उस पर और उसके माँ बाप पर झगड़ा खत्म करने के लिए दबाव डालेंगे। कड़वी भावनाओं का ऐसा तूफान खड़ा कर दें कि आपका दुश्मन भर्रा जाए और वो परेशान होने लगे। पॉइंट नंबर 4, अगर आपको लगता है कि आपका केस कमजोर है तो अपने वकील को मामले को लंबा घसीटने के लिए कहे। अगर आपका वकील ऐसा करेगा तो सामने वाला पक्ष परेशान होने लगेगा। और ये भी याद रहे कि ऐसी स्थिति में अपनी पत्नी को उसके द्वारा वंचित आधार पर तलाक ना दे। तलाक हमेशा अपनी शर्तों पर दे या फिर अपने द्वारा वंचित आधार पर ले। झगड़ालू महिला को अपनी खून पसीने की कमाई और दूसरे पुरुष से विवाह करने की आज़ादी के लिए लड़ने पर मजबूर करे। पॉइंट नंबर 5, उससे उसी की भाषा में बात करें। याद रहे कि हमारे देश के हुक्मरान वकीलों ने अनगिनत कानूनों का जंजाल सिर्फ इसलिए बनाया है कि इनके कारण बड़े पैमानों पर जो मुकदमेबाजी होती है उससे उनके अपने निकट के लोगों को लाभ होता रहे। यहाँ इस वीडियो में ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि उनके निकट के लोग किस कारोबार में लगे हुए हैं। इन महान पुरुषों और महिलाओं को इनके द्वारा वंचित परिणाम दे। मुकदमेबाजी और सिर्फ मुकदमेबाजी करें। अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सूचना अधिकार, आवेदनों और पत्राचार का प्रयोग करें, लेकिन हद से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, मुश्किलों को रिश्वत के रास्ते से हल करने की कोशिश ना करें। सारा काम कानूनी तरीके से ही करना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, विवाह विच्छेद याचिका केवल पुरुष गमन यानी कि जारता या क्रूरता या लैंगिक रोग के आधार पर ही डालनी चाहिए या फिर धोखाधड़ी के आधार पर विवाह को रद्द करने की कोशिश करनी चाहिए। लंबी मुकदमेबाजी के बाद आपकी पत्नी खुद ही आपसी रजामंदी से फैसला करने के लिए आपसे बात करेगी। यहाँ ये बात भी जानने के लायक है कि नगर न्यायालय के फैसलों को फौजदारी अदालत के फैसलों पर तरजीह दी जाती है। इसीलिए अगर आप विवाह विच्छेद प्रकरण में ये स्थापित कर दें कि आपकी पत्नी ने आपके साथ क्रूरता से बर्ताव किया है तो आपका पक्ष आपराधिक प्रकरण में अपने आप मजबूत हो जाता है और आपकी पत्नी का 498
498A संबंधित मुकदमा जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। पॉइंट नंबर 8, कुछ इसी तरह अगर आप आपसी सहमति से विवाह विच्छेद का आवेदन प्रेषित करते हैं तो आपको अपना विवाह विलुप्त करने से पहले ये जरूर लिखना पड़ेगा कि आप दोनों के बीच में कोई मतभेद नहीं रहा है। ऐसा करते ही आपको भविष्य में उस महिला और उसके परिवार की ओर से अपने या अपने परिवार के खिलाफ हो सकने वाले किसी भी किस्म की मुकदमेबाजी की आशंका के विरुद्ध दोषहीन गारंटी मिल जाती है। पॉइंट नंबर 9, कभी भी तफ्तीश अफसर या जन अभियोक्ता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित करने की कोशिश ना करें। पॉइंट नंबर 10, कभी भी अपनी पत्नी से ये मांग ना करें कि वो अपना मुकदमा वापस ले ले। इस नियम का उल्लंघन केवल सुलह या मध्यस्थता प्रक्रिया के चालू होने के दौरान किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 11, अपनी पत्नी और उसके माता पिता को अपने माता पिता के घर में घुसने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा हेतु याचिका प्रेषित करें। अपने आप को और अधिक सुरक्षित करने के लिए और उसके रिश्तेदारों का उपहास करने के लिए उसके खास रिश्तेदारों के नाम भी अपनी याचिका में शामिल करें। पॉइंट नंबर 12, किसी भी हाल में अपने माता पिता को अखबार में दिए गए नोटिस के जरिए आपको संपत्ति से बेदखल ना करने दें। अनेक वकील ऐसी तरकीब से आपको अपनी पत्नी को आपके माता पिता के घर में घुसने से रोकने की कोशिश करने की सलाह देते हैं। ऐसा आमतौर से पुत्र और पुत्रवधू को एक ही इकाई मान के चलने की वजह से किया जाता है। ये खतरनाक बेवकूफ़ी भरा कदम है जिससे पहले बनाई गई सारी वसीयतें रद्द हो जाती है। इतना ही नहीं, अगर आपके माता पिता को ऐसा करने के बाद कुछ हो जाता है तो आप बेघर हो जाएंगे। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें, बल्कि इसके ठीक विपरीत वकीलों के साथ का फायदा उठाते हुए अपने माता पिता के हाथों कायदे से तैयार की गई वसीयत इस वक्त में बनवाना ही बुद्धिमानी होगी। याद रहे कि कानूनी प्राधिकरण के समक्ष परस्पर विरोधी चित्रण प्रेषित करना ये खतरे से खाली नहीं है। आखिर आप ना तो कोई अभिनेता है और ना ही आप कोई नेता है। पॉइंट नंबर 13, अपना निवास स्थान आपको बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहिए सिवाय ऐसी स्थिति के जिसमें कि आपका वकील आपको ये तर्क दे कि ऐसा करने से आपको कोई बहुत पक्का कानूनी लाभ होने वाला है। आखिर आपका घर आपका किला है और आपको किसी भी व्यक्ति को आपको घर छोड़ने पे मजबूर करने की स्थिति में नहीं आने देना चाहिए। पॉइंट नंबर 14, जवाबी मुकदमे दायर करें। इसका असर 3 तरफ से होगा। पहली बात तो ये होगी कि आपकी श्रीमती 498A ये समझ जाएगी कि आप अपने दुश्मन को लड़े बगैर जीतने नहीं देंगे। दूसरा असर ये होगा कि उसको भी अपनी कानूनी हिफाजत करने के लिए वकील रखना पड़ेगा और वकील मुफ्त में तो काम करेगा नहीं, वो किसी भी काम करने के पैसे ही लेगा। और तीसरी और सबसे अच्छी बात यह होगी कि अब उसको और उसके माता पिता के दिलो दिमाग में अपने विरुद्ध डाले गए मुकदमों की बदौलत हर वक्त परेशानी बनी रहेगी। बहुत जल्दी वो ये समझने लग जाएगी कि मुफ्त का माल मिलने की उस शुरुआती अपेक्षा बिल्कुल गलत थी। उसके ठीक उल्टा अब उसे अपनी जेब से पैसे जिनकी भरपाई की कोई गारंटी नहीं है खर्च करने पड़ रहे हैं और साथ ही साथ कानूनी प्रताड़ना और दिमागी परेशानी भुगतनी पड़ रही है। जब उसे और उसके परिवार को दिखेगा कि यहाँ तो लेने के देने पड़ गए हैं, तब उसके मन में शांति और ज्ञान खत्म होने लगेगा और वो झगड़े को खत्म करने के बारे में सोचने लगेगी। आपसी सहमति से विवाह विच्छेद करने के अपेक्षाकृत आसान रास्ते के बारे में वो सोचने लगेगी। पॉइंट नंबर 15, ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि चोरों को हमेशा चालाकी से ही पकड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये 15 पॉइंट, ये 15 कानूनी पैंतरे बताए हैं कि जिनको अपना करके आप अपने 498A के केस को काफ़ी मजबूत बना सकते हैं और आपकी पत्नी का केस काफ़ी कमज़ोर पड़ सकता है। दोस्तों, मैं आजकल देखता रहता हूं कि 498A के केस में काफ़ी लोग परेशान होते हैं। मेरी वेबसाइट है ishanllb.com, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस बारे में कि सर हम बेगुनाह हैं, निर्दोष हैं और हमारी पत्नी ने हमें 498A में फंसाया है, तो हमें कोई सलाह दीजिए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप अपने 498A के केस को काफ़ी मजबूत बना सकें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी न्यू आने वाली सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे।